स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको विज्ञान से संबंधित तथा अन्य विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स का डिस्कशन है, जो आगामी परीक्षा है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आगामी परीक्षा में आपको ज़रूर अंक दिलाएगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो देखें, अन्यथा मत देखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आवर्त सारणी। प्राचीन आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव, जिनका जो आधार था परमाणु द्रव्यमान है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोज़ले, जिनका आधार है परमाणु क्रमांक। आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर हाइड्रोजन है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग 7 आवर्त हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी में कुल खोजे गए तत्वों की संख्या 118 है। 118वां जो तत्व है ओगेनेसन, ठीक है, और इसमें कैल्शियम का स्थान जो है 20वां है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो नोबेल गैस यानी अक्रिय गैस को 18वें वर्ग में रखा गया है, और इन नोबेल गैसों में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन शामिल हैं। आगे, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और वर्णक होते हैं। इसमें तारकाएं शामिल नहीं होते हैं, यानी कोशिकांग के अंतर्गत कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और वर्णक है, लेकिन तारकाएं कोशिकांग के अंतर्गत नहीं शामिल होता है। कोशिका विभाजन 3 आधार पे होते हैं: असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें नील हरित शैवालों में असूत्री विभाजन होता है, तथा अर्धसूत्री विभाजन जो है जनन कोशिकाओं में होता है। आगे, हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहा जाता है। लिगामेंट, हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहा जाता है, और हड्डी से मांसपेशियों के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। आगे, रॉड और कोन कोशिकाएं आँख में पाई जाती है, जिसमें कोन कोशिकाएं जो होती हैं, जितने भी हमें कलर दिखाई देते हैं वह कोन कोशिकाओं के कारण होता है। आगे, रॉड कोशिका में रेप्टोसिन पाया जाता है। इसी के कमी के कारण रतौंधी रोग होता है, जिसमें विटामिन ए का रसायन नाम रेटिनॉल है, और विटामिन ए के कमी के कारण रेप्टोसिन की कमी होती है, और यही रतौंधी का कारण बनता है। आगे, ब्यूटामोनोस्पर्मा, ये पलाश का जो वैज्ञानिक नाम है। आगे, झूठ पकड़ने वाले जो टेस्ट होता है उसे पॉलीग्राफ टेस्ट कहते हैं। आगे, भूमध्य रेखा पर कोरोलिसिस बल का मान कितना होता है? 0 होता है, और यह कोरोलिसिस बल जो होता है पृथ्वी के घूर्ण के कारण उत्पन्न होता है, और इसी कोरोलिसिस बल के कारण ही हवाएं अपना दिशा बदलती हैं, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा जो होती है दाएं, तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की दिशा होती है बाएं। अब स्वाइन फ्लू जो वायरस होते हैं, इसका जो कोड है H1N1, वायरस का नाम है H1 और N1, और बर्ड फ्लू का जो वायरस नेम है H5N1। अगला टॉपिक आपका है प्रमुख तत्व, संकेत एवं उनके परमाणु संख्या। तो तत्व, संकेत और परमाणु संख्या। हाइड्रोजन का संकेत H, इसका परमाणु संख्या 1। हीलियम का He, और इसका परमाणु संख्या 2 है। लिथियम का Li संकेत है, और परमाणु संख्या 3। बोरोन का B, इसका परमाणु संख्या 5। कार्बन का C, परमाणु संख्या 6। नाइट्रोजन का N, और परमाणु संख्या 7 होता है। ऑक्सीजन का O संकेत है, और परमाणु संख्या 8 है।
फ्लोरीन का F संकेत है और इसका परमाणु संख्या 9 है। सोडियम का Na परमाणु संख्या 11 है। नियॉन का Ne और परमाणु संख्या 10 है। मैग्नीशियम का Mg और परमाणु संख्या 12 है। एल्युमिनियम का Al परमाणु संख्या 13 है। सिलिकॉन का Si इसमें परमाणु संख्या 14 है। फास्फोरस का P परमाणु संख्या 15 है। क्लोरीन का Cl परमाणु संख्या 17 है। आर्गन का Ar परमाणु संख्या 18 है। पोटेशियम का K परमाणु संख्या 19। कैल्शियम का Ca परमाणु संख्या 20। क्रोमियम का Cr परमाणु संख्या 24। मैग्नीज का Mn परमाणु संख्या 25। लोहा का Fe परमाणु संख्या 26। कोबाल्ट का Co परमाणु संख्या 27। निकेल का Ni परमाणु संख्या 28। कॉपर का Cu परमाणु संख्या 29। जस्ता का जो प्रतीक संकेत है जस्ता का जो संकेत होता है Zn और परमाणु संख्या 30। चांदी का Ag परमाणु संख्या 47। कैडमियम का Cd परमाणु संख्या 48। टिन का Sn परमाणु संख्या 50। आयोडीन का I परमाणु संख्या 53। सोना का Au परमाणु संख्या 79। सीसा का Pb परमाणु संख्या 82। रेडियम का Ra परमाणु संख्या 88। यूरेनियम का U परमाणु संख्या 92। अगला टॉपिक आपका है अंतरिक्ष विज्ञान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 2025 के सभी एग्जामों के लिए। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना यानी भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुआ। PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। थुम्बा जो केरल में स्थित है रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, जिसकी स्थापना 1963 में हुआ और 1963 में ही 15वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें न्यायाधीशों का जो उम्र है रिटायरमेंट का 60 से 62 वर्ष किया गया है। और 13वां संविधान संशोधन भी हुआ था 1963 में ही, जिसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। आगे इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो रूस के सहयोग से 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान से हुआ। स्वदेश निर्मित एवं स्वदेश से प्रक्षेपित पहला उपग्रह रोहिणी है, जो 17 अप्रैल 1983 को प्रक्षेपित किया गया है। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो रूस के सहयोग से 1984 को अंतरिक्ष में गए। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला, जो 1997 को गई थी, जिनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुआ। अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला और भारतीय मूल की हैं सुनीता विलियम्स, जो 2007 में गई थी और अभी 2025 में यह चर्चा में है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा यह टॉपिक। तो सुनीता विलियम्स पूछ सकता पहली बार अंतरिक्ष कब गई थी, तो 2007 में गई थी, ध्यान रहे। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक प्रथम, जो सोवियत संघ के द्वारा किया गया 1957 में। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पहला संचार उपग्रह इकोफर्स्ट, जो अमेरिका द्वारा 1968 में भेजा गया था। आगे भारत का पहला रिएक्टर अप्सरा है, जो 1956 में बनाया गया। स्वदेश निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र यानी स्वदेश निर्मित पहला मिसाइल कौन सा है, तो पृथ्वी है, जो 1988 में बनाया गया। और पृथ्वी जो मिसाइल है, इसके 3 संस्करण आ चुके हैं। आगे तारापुर परमाणु
विद्युत गृह जो मुंबई महाराष्ट्र में, इसकी स्थापना 1961 में हुआ और यह भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह है। आगे रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह, रावत भाटा राजस्थान में। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना अगस्त 1948 में। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव पूछेगा तो कुतिया गई थी जिसका नाम था लाइका, 1957 में गई थी, रूस के द्वारा भेजा गया था। मंगल पर पहला यान, मंगल पर जाने वाला पहला यान पाथफाइटर जो 16 जुलाई 1997 को अमेरिका द्वारा भेजा गया था। चंद्र तल पर उतरने वाला पहला यान अपोलो 11 था, अपोलो 11 इसको। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण, भारत द्वारा दूसरा जो परमाणु परीक्षण हुआ था 13 मई 1998 को हुआ था। आगे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान लूला 16 जो 1970 में भेजा गया था। पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला देश सोवियत संघ यानी रूस। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है तो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है और इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुआ था। अंतरिक्ष जाने वाली पहली महिला वेलेंतीना तेरेस्कोवा सोवियत संघ द्वारा भेजी गई थी और 1963 में भेजी गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरिन गैगरिन जो सोवियत संघ द्वारा 1961 में भेजे गए थे। चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति पूछेगा तो नील आर्मस्ट्रांग जो 21 जुलाई 1969 को अमेरिका द्वारा भेजे गए थे। अगला टॉपिक है आपका चट्टान। चट्टानें प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ठोस पदार्थ हैं जो एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बनी होती हैं। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरिक या कायांतरिक। आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत मैग्मा या लावा से निर्मित, यानी अगर आग्नेय चट्टान पूछे इनका निर्माण तो आग्नेय और लावा से होता है। और आग्नेय चट्टान जो होता है परत रहित, जीवाश्म रहित कठोर चट्टानें होती है। आग्नेय चट्टान के बारे में ध्यान दें, आग्नेय चट्टान मैग्मा और लावा से निर्मित होता है। यह परत रहित यानी इसमें परत नहीं पाया जाता, जीवाश्म रहित जीवाश्म नहीं पाए जाते और कठोर चट्टान होती हैं। इसमें लोहा, निकल, तांबा, सीसा सर्वाधिक पाए जाते हैं। आगे अगला है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान आग्नेय चट्टानों के अपक्षयन एवं अपर्दन से बनते हैं। इसमें यह परतदार एवं जीवाश्म युक्त होते हैं। इसमें फास्फेट, कोयला, सीमेंट, जिप्सम पाए जाते हैं। रूपांतरित चट्टान आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से निर्मित होते हैं। यह कठोर एवं दृढ़ चट्टानें होती हैं। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। अब इसमें रूपांतरण पूछता है कि अवसादी से इसका कार्यांतरिक चट्टान में क्या होगा तो ध्यान दें, या आग्नेय से इसका कार्यांतरिक में क्या होगा तो ध्यान दें। तो बलुआ जो अवसादी चट्टान, बलुआ पत्थर, इसका जो रूपांतरिक या कार्यांतरिक चट्टान में क्वार्टजाइट बनेगा। सैल या क्लेव स्लेट बनता है। चूना पत्थर संगमरमर बनता है। लिग्नाइट कोला एंथ्रासाइट कोला में निर्माण होता है और चॉक एवं डोलोमाइट जो होता है संगमरमर का रूप लेता है। बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट एवं हीटा का रूप लेता है। आग्नेय चट्टान से कार्यांतरिक चट्टान, तो आग्नेय चट्टान में बेसाल्ट सिल्ट में बदलता है या बेसाल्ट एम्फीबोलाइट में बदलता है। ग्रेफाइट निस में बदलता है। अब कार्यांतरिक से कार्यांतरिक में स्लेट फाइलाइट में बनता है और फाइलाइट स्लिट में बदलता है। आगे भारत की औद्योगिक नीति। भारत में पहली औद्योगिक नीति 1948 में आया। इसमें 4 क्षेत्र व्यापक बनाए गए थे। इस समय
उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और इन्होंने ही पहली औद्योगिक नीति 1948 को संसद में पेश किया। दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में, तीसरी औद्योगिक नीति 1977 में आई, चौथी औद्योगिक नीति 1980 में आया और पांचवी औद्योगिक नीति 1990 में आया। छठवीं औद्योगिक नीति 1991 में आया। 1991 में इसे 24 जुलाई 1991 को वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इसे संसद में पेश किया गया। इस समय उद्योग मंत्री एवं प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। इस छठवीं जो औद्योगिक नीति थी, इसमें लाइसेंस नियम को खत्म करके विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया, आयात शुल्क को कम किया गया और मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। इसमें 17 सार्वजनिक उद्योग को हटाकर, औद्योगिक क्षेत्र को हटाकर जिस पर प्रतिबंध लगा था, 8 क्षेत्र कर दिया गया। और इसी के बाद यानी छठवीं औद्योगिक नीति के बाद भारत में आर्थिक उदारीकरण नीति अपनाया गया। नई जो औद्योगिक नीति है 2023 में आया है। आगे खनिज संसाधन, तो जो कोयला का उत्पादन होता है गोंडवाना क्रम की चट्टान से होता है। भारत में खान ब्यूरो का जो मुख्यालय है नागपुर महाराष्ट्र में, और सबसे महत्वपूर्ण खनिज चट्टानें होती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आगे लॉएस्क के अंतर्गत मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट तथा सिडेराइट शामिल है, जिसमें सबसे अच्छा लॉएस्क कौन सा माना जाता है तो मैग्नेसाइट, फिर हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट और फिर सिडेराइट। आगे कोयला के प्रकार में ध्यान दें तो कोयला 4 प्रकार का होता है। एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, जिसमें सर्वोत्तम कोयला आपका एंथ्रासाइट, जिसका उत्पादन भारत में कम होता है। भारत में सर्वाधिक अगर पूछे किस कोयले का उत्पादन होता है तो बिटुमिनस कोयला का। अब प्रमुख है कोयला उत्पादन क्षेत्र झारखंड में झरिया, कर्णपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा और गिरिडीह यह कोयला उत्पादन क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज या दामोदर घाटी, उड़ीसा में ओरंग या महानदी क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश में सिंगरौली है और छत्तीसगढ़ में तातापानी, रामकोला और बिलासपुर है। भारत का रूर किसे कहते हैं तो भारत का जो रूर कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। रूर क्यों कहा जाता है क्योंकि कोयला का खनिज उत्पादन के कारण से सर्वाधिक खनिज पाया जाता है, तो इसी कारण जो छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र है उसे भारत का रूर कहा जाता है। अगला पॉइंट, भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में स्थापित किया गया है। और भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर पूछे तो अप्सरा है, जो 4 अगस्त 1956 को स्थापित किया गया है। तारापुर महाराष्ट्र विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। फिर राजस्थान में रावत भाटा विद्युत परियोजना राजस्थान में। मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना तमिलनाडु में है और कैगा परमाणु विद्युत परियोजना कर्नाटक में। कुंडलकुलम विद्युत परियोजना तमिलनाडु में है। नरौरा विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में है। काकरापार विद्युत परियोजना गुजरात में है और जैतपुरा परमाणु विद्युत परियोजना आपका महाराष्ट्र में है। पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान से हुआ, जिसका कोड नेम था इस्माइल बुद्धा। दूसरा परमाणु परीक्षण 13 मई 1998 को हुआ पोखरण राजस्थान से, इसका जो नाम था मिशन शक्ति था। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल जो 1981 में प्रक्षेपित किया गया। भारत का पहला परमाणु संचार उपग्रह अगर पूछे तो एप्पल है, जो 1981 में प्रक्षेपित किया गया था, ध्यान रहे। भारत का पहला दूर संवेदी उपग्रह तो रोहिणी है और भारत का पहला उपग्रह पूछे तो आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया है। अब प्रमुख है रेडियो आइसोटोप और उनका प्रयोग, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं।
तो कार्बन 14 जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए, कार्बन 14 का प्रयोग जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर उपचार के लिए होता है। यूरेनियम 238 का प्रयोग पृथ्वी एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। और आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि विकार तथा ब्रेन ट्यूमर उपचार के लिए होता है। आयरन 59 का प्रयोग अरक्तता के लिए। और सोडियम 24 का प्रयोग परिसंचरण तंत्र में रक्त का थक्का पता लगाने के, रक्त का थक्का जो जम जाता है तो उसकी पता करने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग होता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर उपचार के लिए। यूरेनियम 238 पृथ्वी एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि में विकार एवं ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए। आयरन 59 और रक्तता के लिए। और कार्बन 14 जौन होला जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग कइल जाला। अगला टॉपिक देखल जा का बा। अगला टॉपिक बा भाई विज्ञान में प्रमुख राशियां उनके मात्रक। तो चलिए, घनत्व का जो मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। विद्युत धारिता का फेरड। ध्वनि तीव्रता डेसिबल। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है। समुद्र की गहराई का फैथम होता है। विशिष्ट ऊष्मा का जूल प्रति केजी। और विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा। विद्युत प्रतिरोध का ओम। गुप्त ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम। और चुंबकीय क्षेत्र का गॉस करके। और ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। लेंस की शक्ति का डायोप्टर। और पूछता है कि धूप के चश्मे का जो क्षमता होता है तो 0 डायोप्टर होता है। आवेग का न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर। आवेग का होता है न्यूटन प्रति सेकंड होता है। और पृष्ठ तनाव का जो होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। जड़त्व आघूर्ण का किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। और श्यानता का मात्रक जो होता है न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब का बैरोमीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का टेस्ला होता है। और वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है। बल का न्यूटन होता है। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दाब का पास्कल होता है। कार्य का न्यूटन मीटर या जूल। ऊर्जा का भी जूल होता है। तो जो कार्य और ऊर्जा यानी याद करिए काजू का से कार्य और ऊ से ऊर्जा। काजू का जूल होता है यानी कार्य और ऊर्जा दोनों का जूल होता है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है या वाट होता है। अब इसको याद करने के लिए अगर हमारे पास शक्ति रहत तो वाट तो हल लगा देती है यानी शक्ति का वाट, ऐसे याद कर लीजिए। आगे अदिश और सदिश राशियों से क्वेश्चन आते हैं। रेलवे के पेपरों में यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रहे अदिश सदिश राशियों से। और इसमें ध्यान रहे जो रीजनिंग का विषम का चयन करने वाला टॉपिक होता है उसमें भी यह दे देता है। तो इसके लिए कोड याद करिए। अदिश राशि का जो कोड होता है उस आर्द्रता का चाबी दाब। तो ऊ से ऊष्मा ऊर्जा दोनों लेंगे। और 100 से समय। आ से आयतन ले लें। द्रव से द्रव्यमान। ता से ताप ले लें। आकाश से कार्य रख लें। चा से चाल ले लें। बी से विद्युत धारा। और दाब से दाब। तो यह सभी अदिश राशि का कोड है। अदिश राशि का कोड क्या है? उस आर्द्रता का चाबी दाब। ऊ से ऊष्मा ऊर्जा। 100 से समय। आ से आयतन। द्रव से द्रव्यमान। ता से ताप। का से कार्य। चा से चाल। बी से विद्युत। दा से दाब। सदिश राशियों में
अब सदिश राशियों का कोड, तो इसका कोड होता है विषुवत बल, वी से विस्थापन, और विषु से विस्थापन ले लें, व से वेग लें और वेग के साथ संवेग भी जोड़ लें, त से त्वरण और बल से बल। तो यह सभी सदिश राशि है, यानी विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल क्या है, सदिश राशियाँ हैं। और ऊष्मा, ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, ताप, चाल, विद्युत धारा, कार्य और दाब, यह सभी अदिश राशियाँ हैं। अगला टॉपिक आपका होगा यंत्र एवं उनका उपयोग। तो एमीटर या अमीटर, इसका प्रयोग विद्युत धारा मापने हेतु। अमीटर या एमीटर विद्युत धारा मापने हेतु, और विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। एनीमोमीटर वायु की शक्ति और गति को मापने हेतु। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र होता है। कार्डियोग्राफ हृदय गति का मापन हेतु। डायनेमो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और इसका जो प्रयोग होता है जनरेटरों में होता है। इंडोस्कोप जो होता है मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु, यानी आंतरिक भाग को देखने हेतु। और गैल्वेनोमीटर जो होता है विद्युत धारा की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु। हाइड्रोमीटर द्रव की आपेक्षिक घनत्व का मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए। ध्यान रहे हाइड्रो और हाइग्रो में कन्फ्यूजन होता है, तो दोनों एक साथ लिख के तैयार करना अच्छा रहता है। हाइड्रो से द्रव याद करें, हाइड्रो से द्रव, ड्रो द्रव, तो इससे आपका तैयार हो जाएगा। हाइड्रो से द्रव की अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है तथा हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। और माइक्रोफोन से ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला यह यंत्र है। वोल्टमीटर दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता मापने वाला यंत्र है। ट्रांसफार्मर एसी विद्युत जो वोल्टेज को कम या अधिक करने वाला यंत्र है। स्फिग्नोमैनोमीटर इसे रक्तचाप मापा जाता है और यह ब्लड प्रेशर वाली मशीन हम लोग सामान्य रूप से जानते हैं। सिस्मोग्राफ यह भूकंप तीव्रता मापने वाला यंत्र है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने हेतु और मैनोमीटर गैसों का दाब मापने हेतु। रेन गेज वर्षा मापन हेतु। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने हेतु इसका प्रयोग होता है। और सेक्टेंट आकाशीय पिंडों की कोणीय दूरी मापने हेतु। ओडोमीटर दो पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। कैस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापन हेतु। पायरोमीटर उच्च ताप मापन यंत्र होता है। और टेकोमीटर वायुयान एवं मोटर वोटों की गति मापने हेतु। थर्मोस्टेट यह ताप नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है। पेसमेकर हृदय स्पंदन। पेसमेकर का प्रयोग जो होता है कृत्रिम हृदय में हार्ट अटैक जो हार्ट के मरीज होते हैं उनके वाल में जब कुछ दिक्कत आती है तो पेसमेकर उसमें लगाया जाता है। ध्यान रहे। डायलिसिस गुर्दे खराब होने पर कृत्रिम रक्त शोधन उसे ही डायलिसिस कहते हैं। आगे प्रमुख वैज्ञानिक अध्ययन, तो इससे भी क्वेश्चन जरूर बनते हैं। न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन। एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन को कहते हैं। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर फलों का उत्पादन संबंधित अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। पीसीकल्चर मत्स्य पालन। कार्डियोलॉजी हृदय रोग संबंधित अध्ययन। जेनेटिक्स अनुवांशिकी संबंधित अध्ययन को कहा जाता है। और
लॉजी संख्याओं का अध्ययन, हिस्टोलॉजी तंतुओं एवं ऊतकों का अध्ययन, हिपैटोलॉजी यकृत का अध्ययन को कहा जाता है, फोटोलॉजी प्रकाश का अध्ययन, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन का अध्ययन, वर्मी कल्चर केचुआ पालन संबंधित अध्ययन को कहा जाता है, फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है, साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी सौंदर्य का अध्ययन, पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन, मेटोलॉजी धातु विज्ञान संबंधित अध्ययन को कहा जाता है, मायोलॉजी मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है, और एस्ट्रोनॉमी जो होता है खगोलीय पिंडों के अध्ययन को कहा जाता है, क्रोमेटोलॉजी फूल के रंग संबंधित अध्ययन को कहा जाता है, न्यूमेरालॉजी संख्याओं के अध्ययन को कहा जाता है, और एकोस्टिक्स ध्वनि विज्ञान संबंधित अध्ययन को कहा जाता है। अगला टॉपिक, प्रमुख खोज एवं खोजकर्ता या आविष्कारक। इंसुलिन की खोज मेट्रिक द्वारा, हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, प्रिंटिंग प्रेस के जनक या आविष्कारक जैन गुटेनबर्ग है, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक सर हम्फ्री डेवी हैं, लिफ्ट के एलियास ग्रेविस ओटिस है, रेखागणित के जनक न्यूक्लिड, टेलीफोन के जनक गैलीलियो, हैजे के टीके की खोजकर्ता रॉबर्ट कोच, आरएनए के खोजकर्ता आर्थर बर्ग एवं जेम्स वाटसन, डीएनए के खोजकर्ता जेम्स वाटसन एवं क्रिक, रिवाल्वर के खोजकर्ता कोल्ट है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन, पेंसिलिन के खोजकर्ता सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रक्त परिवहन के खोजकर्ता विलियम हार्वे, ब्रेल लिप के खोजकर्ता लुइस ब्रेल, होम्योपैथिक चिकित्सा के खोजकर्ता जनक हेनीमन, चेचक टीका के खोजकर्ता एडवर्ड जेनर, गुरुत्वाकर्षण एवं गति के नियम के जनक या खोजकर्ता न्यूटन है, टीबी चिकित्सा के खोजकर्ता या जनक रॉबर्ट कोच, हाइड्रोफोबिया रेबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर द्वारा, सिलाई मशीन के आविष्कारक एलियास हो, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक द्वारा दिया गया, और कैस्कोग्राफ के आविष्कारक जगदीश चंद्र बोस जी है। आगे, विटामिन ए एवं बी के खोजकर्ता मैकुलन, विटामिन सी के खोजकर्ता यूजोर्ड होलकट, विटामिन डी के खोजकर्ता है एफ.जी. हॉपकिंस, जिसमें विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन बी के कई कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो जिसमें विटामिन बी1 को थायमीन, बी2 राइबोफ्लाविन, विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन बी5 पेंटोथेनिन, विटामिन बी7 बायोटीन, इसे ही विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है, और विटामिन बी9 जो होता है उसे फॉलिक एसिड कहा जाता है, और विटामिन बी12 जो होता है साइनोकोबालामिन होता है, उसका रासायनिक नाम है। आगे, बैक्टीरिया जीवाणु के खोजकर्ता ल्यूवेनहॉक, विषाणु या वायरस के खोजकर्ता इवानोवस्की हैं, टीवी के आविष्कारक जे.एल. वेल्डर, टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल, रेडियम के खोजकर्ता मैडम क्यूरी, रडार के आविष्कारक टेलर एवं यंग हैं, एक्सरे के खोजकर्ता या जनक आविष्कारक, एक्सरे के जनक या खोजकर्ता रोंटगन है, हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कैवेंडिश है, पोलियो टीका के जनक जॉन साल्क, पोलियो ड्राफ के एल्बर्ट सेबिन, गर्भ निरोधक गोलियां की खोज पिनकर द्वारा, बीसीजी का टीका यूरिन कॉलमेट द्वारा खोजा गया या बनाया गया।
परमाणु संख्या मोसले द्वारा, परमाणु सिद्धांत डाल्टन द्वारा दिया गया, आवर्त सारणी मेंडलीफ द्वारा खोजा गया, माइक्रोस्कोप जॉन सॉल द्वारा, बैरोमीटर टोरिसोली द्वारा, बेरी चिकित्सा डॉक्टर रोनाल्ड रॉस द्वारा, बीसीजी का टीका यूरिन कालमेट द्वारा, और जेनेटिक कोड डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी द्वारा, डीडीटी का टीका डॉक्टर पॉल मूलर द्वारा, सापेक्षता का सिद्धांत जो होता है इसके खोजकर्ता आइंस्टीन है, रेडियो एक्टिविटी खोजकर्ता है हेनरी बेकुरल, परमाणु भट्टी के एनरिको फर्मी, स्प्रिन के ड्रेसर, साइकिल के मैकमिलन, कंप्यूटर के चार्ल्स वेबेज और बैरोमीटर के टॉरिसेली, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक बर्नार्ड इंकट एवं मैनुअली हैं। ध्यान रहे कंप्यूटर के जनक चार्ल्स वेबेज को कहा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक बर्नार्ड इंकट एवं मैनुअली को कहा जाता है। ध्यान रहे डायनामो के आविष्कारक माइकल फैराडे हैं और परमाणु बम के आविष्कारक ऑटो हॉर्न है और परमाणु नाभिक के खोजकर्ता जो हैं रदरफोर्ड है। आगे प्रमुख शहर एवं उनके संस्थापक, तो झांसी का जो स्थापना वीर सिंह बुंदेला द्वारा, जो ओरछा शासक है मध्य प्रदेश में, ओरछा उसके शासक, राजगिरी या गिरिब्रज बिंबिसार द्वारा स्थापना किया गया, पाटलिपुत्र जिसे उदयन द्वारा स्थापित किया गया, आगरा शहर के स्थापना या आगरा शहर को सिकंदर लोदी द्वारा 1504 में स्थापित किया गया और इसे 1506 में अपनी राजधानी बनाई गई। फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा बसाया गया। जौनपुर शहर के संस्थापक मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक है। इन्होंने अपनी भाई जौना खा उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर जौनपुर की स्थापना की। और बेंगलोर के संस्थापक केम्पे गौड़ा जी, दिल्ली के अनंगपाल तोमर है और श्रीनगर के संस्थापक अशोक है। यूरोपियन द्वारा स्थापित प्रमुख शहर एवं उसके वास्तुकार, तो ध्यान दें नई दिल्ली के जो वास्तुकार हैं एडवर्ड लुटियंस, मद्रास के फ्रांसिस डे, पुडुचेरी के फ्रांसिस मार्टिन, मुंबई के गोराल्ड ओगियार, चंडीगढ़ के ली काबूर्थियर, कोलकाता के जो वास्तुकार हैं जॉब चार्नाक। इम्पोर्टेंट टॉपिक है दिल्ली के एडवर्ड लुटियंस, मद्रास के फ्रांसिस डे, पुडुचेरी के जो वास्तुकार है फ्रांसिस मार्टिन, मुंबई के गोराल्ड ओगियार, चंडीगढ़ के ली काबूर्थियर और कोलकाता के जॉब चार्नाक है। आगे अगला टॉपिक अर्थशास्त्र। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है और एडम स्मिथ जो हैं स्कॉटलैंड के निवासी हैं। अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है, व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थव्यवस्था। व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, मांग, बाजार, उत्पादन, उपभोक्ता, प्रति व्यक्ति आय संबंधी जो अध्ययन होता है वह व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है और वही समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समग्र मांग, राष्ट्रीय आय, गरीबी, बेरोजगारी, एक राष्ट्र के यदि अर्थव्यवस्था का अध्ययन हो तो वह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होगा, यानी व्यापक रूप में जो अध्ययन होता है उसे ही समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है। आगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय मूल क्षेत्र होते हैं, लेकिन वर्तमान में चतुर्थक क्षेत्र भी पूछता है। तो ध्यान, अर्थशास्त्र का जो चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आता है
इसमें ज्ञान एवं बौद्धिक क्षेत्र आता है, जिसमें अनुसंधान, विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर इत्यादि क्षेत्र को चतुर्थक क्षेत्र में रखा गया है। अगर चतुर्थक क्षेत्र नहीं देगा तो यह सभी आपके तीसरे क्षेत्र में चले जाएंगे, तृतीय क्षेत्र में। पंचम क्षेत्र के अंतर्गत उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थान जैसे सरकार हुआ, विश्वविद्यालय हुआ, विशेषज्ञ हुआ, विज्ञान हुआ, इनसे संबंध जो होते हैं वो पंचम क्षेत्र में है। अगर यह सब नहीं देगा तो आपको यह सब तीसरे क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे, ध्यान रहे। वैश्विक संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो वैश्विक संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, खुली अर्थव्यवस्था जिसमें दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था में जहां आयात निर्यात देशों से जो होता रहे या खुली अर्थव्यवस्था है, यानी वर्तमान में जो भारत हमारा है वह खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। बंद अर्थव्यवस्था जहां आयात निर्यात प्रतिबंधित हो, तो दक्षिण कोरिया कुछ हद तक बंद अर्थव्यवस्था के तर्ज पे रखा गया है, लेकिन वहाँ भी दूसरे देश से कुछ न कुछ आयात निर्यात होता ही है। विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो विकास की अर्थव्यवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। जिसमें अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जहां विकास की गति मंद हो, कृषि का योगदान राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक हो, गरीबी उच्च दर पे हो, बेरोजगारी उच्च दर पे हो, आधारभूत संरचनाएं निम्न हो, और ऐसे देश अल्प विकसित देश के अंतर्गत रखे जाते हैं। वर्तमान में अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके कुछ देश इसमें शामिल हैं। आगे विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था यानी अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था उसकी तुलना में थोड़ा बेहतर। तो वर्तमान जो हमारा भारत है वह विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है। और विकसित अर्थव्यवस्था जहाँ पर आधारभूत संरचना उच्च हो, प्रति व्यक्ति आय उच्च हो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सर्वोत्तम हो, इसके अंतर्गत आपका वर्तमान में जो देश हैं अमेरिका, जापान, जर्मनी। अगला है संसाधनों पर स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो संसाधनों पर स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है समाजवादी, दूसरा पूंजीवादी, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी के अंतर्गत जो समाज के हितों को देखकर चले ऐसी अर्थव्यवस्था समाजवादी होते हैं, इस पर पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होता है। दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जहां केवल जिस अर्थव्यवस्था का लक्ष्य केवल पैसा कमाना है, और ऐसी अर्थव्यवस्था में गैर सरकारी नियंत्रण सर्वाधिक होता है, यानी पूर्णतः या गैर सरकारी नियंत्रण ही होता है। यहाँ पे समाज का कल्याण नहीं, व्यापारी का कल्याण होना सुनिश्चित रखा जाता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ध्यान दें। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी और गैर सरकारी सह-अस्तित्व हो, यानी इन दोनों का मिश्रित हो, यानी पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रित रूप ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। वर्तमान में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी भारत में खुली अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और साथ साथ भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र विशेष में ध्यान दें। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये वैसे भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन जैसे कृषि, मत्स्य, वानिकी, खनन, पशुपालन, खनिज, यानी सीधे सीधे ध्यान रहे कि जो वस्तुएं हमें प्राकृतिक से मिलते हैं वे ही प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखे जाते हैं। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर है, लगभग 54%, और इस प्राथमिक क्षेत्र का हमारे जीडीपी में सबसे कम योगदान है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग,
आते हैं, जिसमें निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, आधारभूत एवं भारी उद्योग आते हैं, जिसमें लौह इस्पात उद्योग इत्यादि। विनिर्माण क्या होता है, तो ध्यान दें, जैसे प्राकृतिक वस्तुओं से मिलकर, जैसे हमें गेहूँ मिला और उसका हम ब्रेड या बिस्किट बना के निर्माण कर रहे हैं, विनिर्माण, तो यह विनिर्माण कहा जाता है। बिस्किट और ब्रेड जो बन रहा है प्राथमिक क्षेत्र से अगर कोई दूसरा चीज़ बना के बेचा जा रहा है तो विनिर्माण कहा जाता है, ध्यान दें। तृतीय क्षेत्र जो होता है इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। वर्तमान में भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का होता है, तृतीय क्षेत्र का है, जिसमें सेवा क्षेत्र के अंतर्गत संचार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, होटल, शिक्षक, वकील, पुलिस, हॉस्पिटल, यह सभी जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और सेवा क्षेत्र में वर्तमान में जनसंख्या कम कार्यरत है, लेकिन जीडीपी में इसका सर्वाधिक योगदान है। और चौथा पांचवा सेक्टर तो आपको उधर बता दिए थे, जिसमें शिक्षा अनुसंधान चौथा क्षेत्र में है, और जो प्रशासनिक कार्य होते हैं वो पांचवें क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स यानी आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, स्थापना 1931 में हुआ था और इसकी स्थापना PC महालनोबिस जी द्वारा किया गया था। आगे, राष्ट्रीय आय का जो आकलन होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होता है, और यह जो संस्था है यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में इसमें केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो केंद्रीय सांख्यिकी यानी CSO और NSO का समूह रूप को NSO कहा जाता है, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन का, नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। आगे, अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है, तो अवमूल्यन ध्यान रहे, जब जानबूझकर देश की मुद्रा का मान कम किया जाए अवमूल्यन कहलाता है। इसमें आयात महंगा होता है और निर्यात सस्ता होता है। तो अगर आयात महंगा होगा तो यह घटेगा और निर्यात सस्ता होगा तो यह बढ़ेगा, यानी देश अपने वहाँ अधिक से अधिक निर्यात हेतु विदेशी मुद्रा को बढ़ाने हेतु अवमूल्यन करता है, जिससे निर्यात बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा का भंडार देश में बढ़ता है। तो भारत में अब तक कुल 3 बार अवमूल्यन हुआ है। पहली बार 1949 में हुआ, दूसरी बार 1966 में हुआ और तीसरी बार 1991 में हुआ। और 1991 में एक ही वर्ष में 2 बार अवमूल्यन किया गया, 1 जुलाई 1991 को तथा 3 जुलाई 1991 को 2 बार लगातार अवमूल्यन किया गया है। क्वेश्चन बनता है कि किस वर्ष 2 बार लगातार अवमूल्यन किए गए, तो 1991 ध्यान रहे। सकल घरेलू उत्पाद से निव्वल राष्ट्रीय आय प्राप्त करने हेतु, तो ध्यान रहे, सकल घरेलू उत्पाद से निव्वल राष्ट्रीय आय प्राप्त करने हेतु सकल घरेलू उत्पाद से घिसावट यानी मूल्य ह्रास घटाया जाता है, जिससे निव्वल राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। यानी GDP माइनस ह्रास बराबर NDP यानी निव्वल राष्ट्रीय आय, यानी घरेलू आय प्लस विदेशी आय बराबर राष्ट्रीय आय, यानी GDP प्लस विदेशी आय बराबर GNP। आगे, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ।
शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है और नाबार्ड की स्थापना जो है 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। नैनो तकनीक के खोजकर्ता नोरिया तानाकुची, नैनो तकनीक के पिता रिचर्ड फिनमैन को कहा जाता है। बिटकॉइन के आयकर के जनक जेम्स विल्सन, और इन्होंने ही पहली बार आयकर लगाया था। आगे जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। यह समवर्ती सूची का कर है। इसका उल्लेख संविधान अनुच्छेद 246 में दिया गया है। 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है और 1 जुलाई 2017 को यह भारत में लागू हुआ। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी को भारत में लागू किया गया और लागू करने वाला पहला राज्य अगर पूछे तो असम है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के वित्त मंत्री होते हैं और इसके सदस्य जो होते हैं राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। संचित निधि का उल्लेख संविधान अनुच्छेद 266 में दिया गया है। आकस्मिक निधि का उल्लेख संविधान अनुच्छेद 267 में दिया गया है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में दिया गया है तथा राज्य वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 आई में दिया गया है। बजट, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, उसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख दिया गया है जिसे संविधान अनुच्छेद 112 में दिया गया है। और विधानसभा का बजट जो है संविधान अनुच्छेद 202 में दिया गया है। पूंजी बाजार का संबंध शेयर मार्केट से है और इस पर सेबी का नियंत्रण होता है। सेबी की स्थापना 1988 को हुआ, लेकिन जब सेबी एक्ट बना 1992 में, तो अगर सेबी की स्थापना में पूछा जाए तो ऑप्शन में अगर 1988 और 1992 हो दोनों, तो आप 1992 मारेंगे, ध्यान रहे उत्तर अपना। इसका मुख्यालय मुंबई में है और सेबी की स्थापना जो हुआ था फेरवानी समिति के सिफारिश पर हुआ था। एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसे प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। आगे तेंदुलकर समिति, दाड़ेकर रथ समिति, रंगनाथन समिति, इन तीनों समिति का जो संबंध है गरीबी मापन से है। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। चलेया समिति का संबंध कर सुधार से है। भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1997-98 से हुआ। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी होता है और विश्व बैंक की स्थापना जो हुआ था 1944 के जो विश्व बैंक की स्थापना हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत हुआ था। और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन यानी IMF को जुड़वा बहन कहा जाता है। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में स्थित है। आगे सागरमाला परियोजना शुरुआत 2015। इसका संबंध जो है नए बंदरगाह का विकास से, बंदरगाहों को आधुनिक बनाने से, लक्ष्य समुद्री संसाधन का उपयोग बढ़ाने हेतु। अर्थात सागरमाला जो परियोजना है इसकी शुरुआत 2015 से हुआ ब्लू इकोनॉमिक्स को बढ़ावा देने हेतु। आगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्थापना 1975। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसका मुख्यालय मुंबई है। सूचकांक किसका है? सेंसेक्स। अगला है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, मुख्यालय मुंबई। 1992 में इसकी स्थापना हुआ। इसका जो सूचकांक है निफ्टी है। आगे रेल बजट को आम बजट से जो अब अलग किया गया एक वर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 में, और रेल बजट को आम बजट के साथ एक साथ फिर मर्ज कर दिया गया
2017 में विवेक देवरा समिति के सिफारिश पर। भारत की पहली स्मार्ट सिटी पूछे तो उत्तर आपका होगा भुवनेश्वर, और 100वीं स्मार्ट सिटी जो है शिलोंग है। सर्वाधिक स्मार्ट सिटी अगर पूछे उत्तर प्रदेश में 10। आगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मांग एवं पूर्ति पर निर्भर होती है। इस पर सरकार का हस्तक्षेप लागू होता है। इसमें निजी स्वामित्व होता है। यह अमेरिका में लागू है, अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी में। बाजार में प्रतिस्पर्धा उच्च होती है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण होता है। लोक कल्याण हेतु, जन कल्याण हेतु यह अर्थव्यवस्था कार्य करती है। रूस में लागू है। इसमें बाजार में प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। इसके जनक यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक अगर पूछे तो कार्ल मार्क्स है, और इन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में समाजवादी अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया है, और इसी पुस्तक को समाजवाद का बाइबिल भी कहा जाता है। वित्तीय बाजार को आरबीआई द्वारा नियंत्रित यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। छिपी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी सर्वाधिक कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। अर्थात इस छिपी बेरोजगारी का मतलब है कि खेत में एक लोगों का काम करने के लिए जगह है, लेकिन उसमें पूरा परिवार काम कर रहा है, मतलब 4-5 लोग काम कर रहे हैं। जगह एक की है, मतलब एक लोग काम कर सकते हैं उसको, लेकिन अब कई लोग मिलकर कर रहे हैं, तो वही छिपी बेरोजगारी का उदाहरण है। आगे, बंद अर्थव्यवस्था, घरेलू सीमा में ही लेन देन हो, विदेशी आयात निर्यात न हो, उसे क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था, जहाँ विदेशों से आयात निर्यात चालू हो, खुली अर्थव्यवस्था होता है। बुल और बियर शब्द पूछता है किससे संबंधित है, तो बुल और बियर जो है शेयर मार्केट से संबंधित शब्द हैं। बुल बढ़ने की उम्मीद से पैसा लगाता है, बियर गिरने की उम्मीद से पैसा लगाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक पूछे तो जे.एम. किन्स यानी जॉन मिनार्ड किन्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का नियंत्रण होता है, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो मिश्रित रूप होता है उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आगे, मानव विकास सूचकांक का आधार, तो मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है 1990 से, और इसके 3 आधार हैं। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, तीसरा है साक्षरता। मानव विकास सूचकांक शुरू करने में योगदान पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा सहयोग किया गया। आगे, मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति जो है आरबीआई द्वारा बनाया जाता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ, और स्थापना हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर, अगर हिल्टन यंग समिति नहीं देगा तो शाही आयोग के सिफारिश पर हुआ। इसका तत्कालिक जो मुख्यालय था कोलकाता था, और 1937 से इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में भी इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। आरबीआई में एक गवर्नर, 4 सहायक गवर्नर होते हैं। आगे, आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ हैं। प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे तो सीडी देशमुख है। मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो उत्तर होगा आपका 6, जिसमें गवर्नर और आरबीआई के 2 गवर्नर, मतलब आरबीआई से 3 लोग होते हैं, जिसमें एक गवर्नर होता है और 2 उसके सहायक गवर्नर, और 3 सदस्य जो होते हैं सरकार द्वारा इसमें नामित किया जाता है। और मौद्रिक नीति महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। अगला, भिलाई स्टील प्लांट
रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में स्थापित है। दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में, और राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में स्थापित किया गया। यह तीनों जो भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुए हैं। और बोकारो स्टील प्लांट जो है रूस के सहयोग से झारखंड में स्थापित किया गया है, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना। ध्यान रहे, इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रहे। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, लेकिन इसे तैयार मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा। वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर जी हैं। आगे मुद्रा, तो मुद्रा के कार्य में ध्यान दें। मुद्रा के मुख्यतः मुद्रा के कार्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक कार्य, दूसरा द्वितीयक कार्य। प्राथमिक कार्य के अंतर्गत विनिमय का माध्यम और मूल्य मापन, और द्वितीयक कार्य के अंतर्गत मूल्य का भंडारण और मूल्य हस्तांतरण तथा भविष्य का लेन देन से संबंधित है। आगे मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? तो मुद्रास्फीति में जो महंगाई है वो बढ़ जाती है। तो इसमें ध्यान रहे, मुद्रा का मूल्य उच्च होता है, मांग उच्च हो जाती है, आपूर्ति निम्न होती है, कीमत उच्च होती है। इसमें उत्पादक, ऋणी, व्यवसायी, किसान को फायदा होता है। यानी ध्यान रहे, उत्पादकों को फायदा होता है। तो उत्पादक, किसान को उत्पादकों के अंतर्गत रखा गया है। उत्पादक, ऋणी, व्यवसायी, किसान को फायदा होता है। गरीब, बेरोजगार, सीमित आय वाले, सीमित आय मतलब जिनका सैलरी फिक्स है, सीमित आय, ऋणदाता और उपभोक्ता को हानि होता है। क्वेश्चन बनता है कि मुद्रास्फीति के दौरान किसे लाभ होता है? तो उत्पादक, ऋणी, व्यवसायी, किसान को लाभ होता है। गरीब, बेरोजगार, सीमित आय तथा ऋणदाता को और उपभोक्ता को हानि होता है। आगे जो मुद्रास्फीति के मापन हेतु वर्तमान में दो तरीके अपनाए गए हैं। पहला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में दो होता है, ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दूसरा है शहरी श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अस्फीति क्या होता है? तो अस्फीति जो है, मुद्रा का मूल्य निम्न हो जाए, मांग निम्न हो जाए, आपूर्ति उच्च हो जाए और मूल्य यानी कीमत निम्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति को अस्फीति कहा जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। बोलते समय कुछ त्रुटि हुई है तथा बाहरी आवाज़ कुछ आए हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि समय के अभाव के कारण हम इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस टॉपिक से उम्मीद है आपकी परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्न फंसने की संभावना है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।